दोस्तों, तो आज हम क्लास 9th का छोटा सा चैप्टर जिसका नाम है मैटर इन अ सराउंडिंग, हम उसको कवर करने वाले हैं। तो अगर हम मैटर की बात करते हैं तो मैटर इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास। मतलब हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और जिसका मास हो, हम उसको मैटर बोल सकते हैं। हम अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देखते हैं वो सभी एक तरह की मैटर है। हम उन सभी को मैटर बोल सकते हैं क्योंकि वो सभी चीज़ें जगह घेरती है और उनका मास होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। मतलब जितने भी मैटर्स हैं वो सभी छोटे छोटे पार्टिकल से ही मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। फॉर एग्जांपल वुड, ये एक छोटा सा उदाहरण है जो हम अपने आसपास देखते हैं मैटर का। इसी तरह से हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी मैटर की एक मैटर का एक उदाहरण है। अगर हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर की, इसके प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करते हैं तो पहली प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूव। मतलब जिन पार्टिकल से मैटर बने हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मतलब उन सभी पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है। ये सॉलिड के केस में थोड़ा कम होता है और लिक्विड के केस में थोड़ा ज़्यादा, और गैस के केस में तो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि सॉलिड के केस में जो पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है वो बहुत कम है, और लिक्विड के केस में पार्टिकल्स के बीच का जो गैप है, जो स्पेस है, वो थोड़ा ज़्यादा है, और गैस के केस में बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करते हैं स्टेट ऑफ मैटर की, मतलब हम अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देखते हैं, जितने भी मैटर्स देखते हैं, वो सभी हमें किस अवस्था में मिलेंगे। तो बेसिकली 3 स्टेट्स हैं जिसमें हम अपने आसपास के मैटर को देखते हैं। पहला है सॉलिड। मतलब जब जो भी हम मैटर हम देख रहे हैं वो या तो सॉलिड होगा, या लिक्विड होगा, या फिर गैस होगा। बेसिकली ये 3 ही कैटेगरी हैं जिसमें हम अपने आसपास के मैटर को देख सकते हैं। अगर हम सॉलिड की बात करते हैं तो इट हैज़ डेफिनेट शेप। इनका जो शेप होता है वो डेफिनेट होता है, वो चेंज नहीं होता है। अगर आप कोशिश करेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा, वो पहले जैसा नहीं रहेगा। इट हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम, और इनका वॉल्यूम भी सेम रहता है, वॉल्यूम भी चेंज नहीं करता है। कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, और आप इसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कोशिश करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स इज हाई। अभी हमने देखा कि सभी मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, तो उन पार्टिकल्स के बीच में जो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉलिड के केस में बहुत ज़्यादा होता है, और उसको ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए हम अपने आसपास की जितनी भी सॉलिड चीज़ें हैं हम उसको थोड़ा सा बल लगा के नहीं ब्रेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वुड, इसका शेप डेफिनेट है, वॉल्यूम डेफिनेट है। मतलब अगर ये 1 kg है तो ये 1 kg ही रहेगा, और कैन नॉट बी कंप्रेस, आप इसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स इज हाई। अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो इट डज नॉट हैव डेफिनेट शेप, इट टेक्स द शेप ऑफ दैट कंटेनर इन विच इट इज़ पोर्ड। मतलब इनका डेफिनेट शेप नहीं होता है, ये उस कंटेनर का शेप गेन कर लेते हैं जिसमें हम इनको रखते हैं। इट हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम, लेकिन इनका वॉल्यूम चेंज नहीं होता, इनका वॉल्यूम सेम रहता है। अगर वो 1 लीटर वाटर है तो वो 1 लीटर वाटर ही रहेगा, आप उसको चाहे जिस किसी कंटेनर में रखिए। लेस कंप्रेसिबिलिटी, आप इसको कंप्रेस कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं कंप्रेस कर सकते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स इज लेस, और ये जिन पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं उन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम होता है। और इनकी एक और प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये फ्लो कर पाते हैं, फ्लो होना भी इनकी एक प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जाम्पल हम सबको पता है वाटर, ठीक है। अगर हम गैस की बात करते हैं तो इट डज नॉट हैव डेफिनेट शेप, इनका डेफिनेट शेप नहीं होता है, और हैज़ नॉट डेफिनेट वॉल्यूम, और इनका वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं होता है। ये लिक्विड की तरह जिस कंटेनर में हम गैस को रखते हैं, गैस उसी कंटेनर का शेप और वॉल्यूम गेन कर लेते हैं। हैव हाई कंप्रेसिबिलिटी, और आप इसको काफ़ी हद तक कंप्रेस कर सकते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स इज लेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम होता है, और
स्पेस तो बहुत ज़्यादा होता है। एक्सेप्शन, अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन है इरेजर का। अब मेरे को फटाफट बताइए, इरेजर सॉलिड है या नहीं? आंसर है हाँ, ये सॉलिड है। इट इज़ सॉलिड बिकॉज इट कैन चेंज इट्स शेप अंडर द फोर्स एंड रीगेन्स व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड। मतलब जब हम इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये अपना शेप चेंज कर देता है, जैसे ही हम फोर्स रिमूव करते हैं तो ये वापस से अपना शेप गेन कर लेता है। मतलब इसका शेप चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। इफ़ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स। अगर हम ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है। सॉलिड में भी तो ऐसा ही था कि अगर हम उसको फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो ब्रेक हो जाता है, और रबड़ के केस में, इरेजर के केस में भी ऐसा ही है, अगर हम इसको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है। तो इसीलिए हम इसको सॉलिड की कैटेगरी में रखते हैं। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। अभी हमने देखा कि मैटर के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सबको पता है कि वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर हम वाटर की बात करें तो वो तो हमें तीनों स्टेट में देखने को मिलता है। सॉलिड में वो हमें आइस के रूप में देखने को मिलता है, लिक्विड में वाटर खुद है, और गैस में वाटर वेपर। जब हम वाटर को हीट प्रोवाइड करते हैं, जब हम उसको गर्म करते हैं तो वाटर वेपर बन के वो हमारे वायु में मिलता है। हम सभी को पता है कि अगर हम किसी आइस को, किसी बर्फ़ को अगर हम थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, और अगेन अगर हम थोड़ा सा और हीट प्रोवाइड करेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा वाटर वेपर में। ये 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन ये तीनों स्टेट किसकी हैं? तो ये पानी की है। पानी इन तीनों स्टेट में वो एग्जिस्ट कर सकता है। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर में ही हम देखेंगे कि हम किस किस तरीके से मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। जो पहला है वो है बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते रहें तो मैटर्स हैं जिनका स्टेट चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल वाटर अगेन। अब वाटर में सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों ही अवस्था में मिलता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें सॉलिड के केस में इसका जो टेम्परेचर वो काफ़ी लो है, और अगर हम थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं टेम्परेचर तो ये लिक्विड में चेंज हो जाता है, और अगेन अगर हम थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं तो ये गैस में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम सिर्फ टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं और इसका स्टेट चेंज हो रहा है। कहने का मतलब है कि हम टेम्परेचर को चेंज करके मैटर के स्टेट को भी चेंज कर सकते हैं। इसी में हम देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो अ टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग टू फॉर्म लिक्विड इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट करता है, उस टेम्परेचर को हम उसका मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बर्फ़ का, आइस का एग्जांपल लूँ तो अगर आप उसको फ्रिज में रखते हैं तो वो मेल्ट नहीं होगा, बिकॉज़ वहाँ पे उसको वैसा टेम्परेचर नहीं मिल रहा। वहाँ का फ्रिज के अंदर का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी लो है, तो इसीलिए वो वहाँ पे मेल्ट नहीं होगा। लेकिन जैसे आप उसको बाहर लाते हैं तो वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज़ अब यहाँ पे उसको वैसा टेम्परेचर नहीं मिल रहा है। तो बेसिकली एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिस पर कोई भी मैटर मेल्ट होना स्टार्ट करता है, तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को ही हम उस मैटर का मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, और हर एक मैटर के लिए मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है। तो अगर हम आइस की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस। अगर हम बात करते हैं आइस के मेल्टिंग पॉइंट की, तो आइस का 0 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा तापमान है जिस पर आकर वो मेल्ट होना शुरू करता है, और हर एक मैटर के लिए ये अलग अलग होता है। ड्यूरिंग melting the temperature of ice does not rise, even the heat is being supplied due to latent heat of fusion। latent heat of fusion को 2 मिनट के लिए हम साइड रखते हैं और इस कंसेप्ट को ज़रा देखते हैं। जो कह रहा है ड्यूरिंग मेल्टिंग द टेम्परेचर ऑफ आइस डज नॉट चेंज। मेल्टिंग के समय आइस का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज नहीं होगा। इवन द हीट इज़ बीइंग सप्लाइड, हालांकि हम उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन फिर भी उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। हम अक्सर देखते हैं कि अगर हम किसी मैटर को हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता है, लेकिन जब तक आइस मेल्ट हो रहा है
और हम उसको हीट प्रोवाइड करें तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। तो ये क्यों नहीं होगा? बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या है? बेसिकली हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इंटू 1 kg ऑफ सॉलिड इंटू लिक्विड। मतलब 1 kg सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए जितना भी हीट हमें रिक्वायर है, हम उस अमाउंट ऑफ हीट को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न बोलते हैं। अगर हम इसको इजी लैंग्वेज में समझना चाहें तो हम समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि जब तक आइस मेल्ट हो रहा है तब तक उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, हम उसको हीट प्रोवाइड करे जा रहे हैं। लेकिन जब पूरा आइस मेल्ट हो जाएगा उसके बाद उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर तक जहाँ से उसका टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हुआ है, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर तक हमने जितनी हीट उसको प्रोवाइड की है, उसको मेल्ट करने में, पूरी अच्छे तरीके से उसको मेल्ट करने में हमने जितनी भी हीट प्रोवाइड की है, उस अमाउंट ऑफ हीट को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न बोल सकते हैं। तो डेफिनेशन बिल्कुल छोटी सी है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? At the temperature at which a liquid starts boiling to form vapors is called its boiling point। मतलब किसी भी लिक्विड का एक ऐसा तापमान है, एक ऐसा टेम्परेचर जिसके बाद वो बॉईल होना शुरू होता है, हम उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर को गैस पर रखते हैं गर्म करने के लिए, तो हमने जैसे ही गैस पर वाटर को रखा और हमने गैस जलाई तो वो बॉईल होना शुरू नहीं करेगा, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक पहुंचेगा और उसके बाद ही वो बॉईल होगा। तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। वाटर के केस में इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन हम बोल सकते हैं, जो कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, अगेन यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब इसको समझने के लिए हम अगेन थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं इसी का, जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि अगर हम उस वाटर को गैस पर रखा है हमने गर्म करने के लिए, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस तक, तो उसमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बाद वो बॉईल होना शुरू हो जाएगा। बॉईल होने के बाद अगेन आप उसको थोड़ा और हीट प्रोवाइड करेंगे तो कुछ समय बाद वो वेपराइज होना स्टार्ट हो जाएगा। वेपराइज मतलब वो भाप बन के उड़ने लगेगा। तो उस पर्टिकुलर समय तक हमने जितना भी हीट उसको प्रोवाइड किया है, कौन से पर्टिकुलर समय तक? जब तक वो वेपराइज नहीं हो रहा था। जिस पॉइंट से वो वेपराइज होना शुरू हुआ है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर तक, उस पर्टिकुलर टाइम तक हमने उसको जितना भी हीट प्रोवाइड किया है, उन हीट को हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। ये इजी लैंग्वेज में हम इसको समझ सकते हैं। और डेफिनेशन है इसकी, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मतलब एक kg ऑफ लिक्विड को जितना भी हीट रिक्वायर्ड होता है उसको गैस में कन्वर्ट करने के लिए हम उस अमाउंट ऑफ हीट को लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोल देते हैं। अगर हम बात करते हैं सब्लिमेशन की, तो सब्लिमेशन क्या है? द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग एंड ऑफ वेपर्स इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सब्लिमेशन बिल्कुल सिंपल है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में और ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मतलब द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर, मतलब जब कोई सॉलिड बिना लिक्विड में चेंज हुए डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है तो हम उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। या फिर कोई गैस बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए डायरेक्ट सॉलिड में चेंज होता है तो हम उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। आपने दूसरा है जिससे कि हम मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं, वो है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। मतलब अगर हम प्रेशर को चेंज करते हैं तो क्या हम मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ज़रा देखते हैं प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है किसी मैटर पे। When we compress a gas in a cylinder, the distance between the particles of gas is reduced and
फाइनली द गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड ऑन लोअरिंग द टेम्परेचर। मतलब हम सिलेंडर को हम गैस को एक सिलेंडर में रख के उसको कंप्रेस करते हैं, मतलब उसका प्रेशर इंक्रीज करते हैं और टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं। टेम्परेचर कम कर रहे हैं और प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो इस केस में वो जो गैस है वो आपका लिक्विफाई हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका हम एग्जांपल अपने डेली लाइफ में भी देख सकते हैं। अगर आप कभी गैस भरवाने शॉप पे गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जब वो गैस भरता है छोटे सिलेंडर में, तो पाइप के थ्रू हमें एक लिक्विड जाता हुआ देखने को मिलता है। तो वो लिक्विड गैस ही है, लेकिन वो जो लिक्विड है वो गैस ही है। क्यों है? बिकॉज उसको सिलेंडर में हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर के साथ रखा गया था, जिस वजह से वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये इसका छोटा सा एग्जांपल है। ठीक है, और भी है, बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट क्लोज टुगेदर। मतलब अगर हम हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं गैस पर तो उनके बीच का जो पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी क्लोज हो जाते हैं, क्लोज आ जाते हैं, एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है पार्टिकल्स के बीच का वो कम हो जाता है। डाइऑक्साइड, ड्राई आइस इज चेंज्ड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड व्हेन प्रेशर इज रिमूव्ड। आपने देखा होगा कि आग बुझाने के लिए जो हमें छोटा सा रेड कलर का सिलेंडर देखने को मिलता है बाहर में या किसी बड़े बड़े ऑफिस वगैरह में देखने को मिलता है, तो उसमें भी क्या होता है, उसमें भी ड्राई आइस ही होता है। उस सिलेंडर में भी हम ड्राई आइस को ही रखते हैं, और जैसे ही हम उसके प्रेशर को रिमूव करते हैं, प्रेशर को रिड्यूस करते हैं, तो उसके अंदर से हमें गैस देखने को मिलती है। ठीक है, तो उससे का एक एग्जांपल है कि अगर हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में से अगर हम प्रेशर को रिमूव करते हैं तो वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है बिना लिक्विफाई हुए। इवेपोरेशन, अब ये इवेपोरेशन क्या है? तो इवेपोरेशन बिल्कुल सिंपल है। द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। मतलब जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो हम इस प्रोसेस को इवेपोरेशन बोलते हैं, और जब गैस से लिक्विड में कोई चीज़ कन्वर्ट होती है तो हम उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इट ऑलवेज कॉज कूलिंग, और जहाँ पे इवेपोरेशन होगा वहाँ पे कूलिंग होगी। ठीक है, और इस कंसेप्ट के बेस्ड पे हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, बहुत सारे सवाल देखने को मिलते हैं हमारे एग्जाम में भी। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है कि इवेपोरेशन मतलब चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैस। ठीक है, और इसकी वजह से कूलिंग होती है। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग द इवेपोरेशन। अब हम यहाँ पे देखेंगे कुछ फैक्टर्स को जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। एक्सपोज्ड सरफेस एरिया, ऑन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस। मतलब अगर हम किसी लिक्विड का सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं तो उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज होता है। हम इसका छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। हम इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझ सकते हैं। हम चाय को दो कंटेनर में रखते हैं, एक कप में और दूसरा प्लेट में। तो जो प्लेट वाला चाय है वो कम समय में ठंडा हो जाएगा, और जो कप वाला है वो थोड़ा ज़्यादा होगा, बिकॉज प्लेट वाले केस में उसका जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा है, इसीलिए उसमें इवेपोरेशन का रेट है वो ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, और कम समय में ज़्यादा लिक्विड इवेपोराइज हो रहा है। ठीक है, और कप वाले केस में इसका जो रेट है वो काफ़ी कम है, बिकॉज इसका जो सरफेस एरिया है वो कम है। इसी में दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बिल्कुल सीधी सी बात है कि अगर आप किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, अगर हम इसी के दूसरे पॉइंट की बात करें, इंक्रीज इन टेम्परेचर increases kinetic energy of particles due to which rate of evaporation increases। मतलब अगर आप किसी भी मैटर को हीट प्रोवाइड करते हैं, उसको ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, तो उस मैटर के पार्टिकल्स को काइनेटिक हीट प्रोवाइड करता है, जिस वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होता है और वो जल्दी जल्दी इवेपोराइज होते हैं। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं ह्यूमिडिटी की। ठीक है, व्हेन ह्यूमिडिटी इज लो इवेपोरेशन रेट इज इंक्रीज्ड। मतलब अगर हमारे एनवायरनमेंट का ह्यूमिडिटी अगर लो है तो इवेपोरेशन बहुत जल्दी होगा।
ठीक है। लेकिन अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इवेपरेशन बहुत कम होगा। आपने देखा होगा जब हमारे इलाके में बारिश वाला मौसम होता है तब हमारे जो कपड़े होते हैं वो नहीं सूखते हैं, क्योंकि जब कपड़े सूखते हैं तो वहाँ पे भी इवेपरेशन ही होता है, ठीक है। हमारे जो कपड़े के अंदर का जो वाटर है वो वेपराइज होता है, ठीक है। और जब सारा वाटर वेपराइज हो जाता है तो हमारे कपड़े सूख जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब बारिश वाला मौसम होता है, बारिश का मौसम होता है तो हम कपड़े नहीं सुखाते, और उस केस में और उन दिनों जो कपड़े हैं वो जल्दी नहीं सूखते, क्योंकि उन दिनों ह्यूमिडिटी हाई होती है हमारे एनवायरनमेंट में, ठीक है। जिस वजह से हमारे जो कपड़े हैं वो नहीं सूखते हैं, ठीक है। मतलब वो इवेपरेशन कम होता है, ठीक है। तो व्हेन ह्यूमिडिटी इज लो, इवेपरेशन रेट इज इंक्रीज, ठीक है। और अगर ह्यूमिडिटी हाई होगा तो इवेपरेशन रेट भी कम हो जाएगा। विंड, सिंपल सा है। व्हेन विंड स्पीड इंक्रीजेस, रेट ऑफ इवेपरेशन ऑल्सो इंक्रीजेस। हमने देखा है कि अगर हम विंड की स्पीड को अगर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो इवेपरेशन का जो रेट है वो भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर बाहर हवा चल रही है तो हमारे कपड़े जल्दी सूखेंगे, ठीक है, और अगर हवा नहीं चल रही है तो थोड़ा देर में सूखेगा।